नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, लोह चुंबकत्व क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, लोह चुंबकत्व की हम व्याख्या करेंगे, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। इसके साथ में क्यूरी वाइस के नियम के बारे में भी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्यूरी ताप को भी परिभाषित करेंगे दोस्तों। तो यहां पर सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, कहते किसे हैं कि वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जल्दी से तेजी से विस्थापित हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, मैं पुट कर रहा हूं यहां पर दोस्तों, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न तीव्रता वाले क्षेत्र से उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर तेजी से विस्थापित हो जाए, तेजी से विस्थापित हो जाए, कोमा लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। या हम क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से आकर्षित हो, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से आकर्षित हो, प्रबलता से आकर्षित हो, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। और पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहा जाता है। पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं, लोह चुंबकत्व कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर हम लोह चुंबकीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल, लोहे से जुड़े हुए जितने भी अयस्क होंगे वो सारे के सारे लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आयरन है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, तो ये सब लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल होते हैं। साथ में निकल है, कोबाल्ट है, तो ये लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण होते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि लोहा हो सकता है Fe2O3 हो सकता है, Fe3O4 ये हम ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में आप निकल ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल है दोस्तों लोह चुंबकीय पदार्थों के, लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। लोहा मुख्य इसमें पदार्थ होता है लोह चुंबकीय पदार्थों के में से। अब जो लोह चुंबकत्व का गुण है वो क्या है, लोह चुंबकत्व का कारण, लोह चुंबकत्व का कारण
देखिए दोस्तों, हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बताया था कि जो प्रतिचुंबकत्व का कारण है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। और फिर उसके बाद में हमने बात की अनुचुंबकीय पदार्थों का कारण क्या है, अनुचुंबकत्व का रीजन क्या है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसकी वजह से अनुचुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थों में ऐसा क्या कारण होता है कि उसमें प्रबलता से वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके पीछे रीजन है लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेनों का पाया जाना। अब ये डोमेन क्या होते हैं उसको भी हम समझेंगे। इसमें भी देखिए दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बट यदि आपको ये पूछा जाए कि उसका रीजन क्या है तो डोमेनों का पाया जाना, डोमेनों का पाया जाना, डोमेनों के कारण से ही इसमें लोह चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। वैसे यदि यहां पर देखा जाए तो जो परमाणु या जो अणु होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। परमाणु या अणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य ही होंगे। और अयुग्मित जो परमाणु हैं, तो प्रत्येक परमाणु है युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला, वो एक परमाणुीय चुंबक की भांति कार्य करता है और उन्हीं से ही डोमेन का निर्माण होता है दोस्तों। अब मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि लोह चुंबकत्व की व्याख्या कैसे करेंगे। यहां पर हम दोस्तों देखेंगे, आप लोह चुंबकत्व की व्याख्या लोह चुंबकत्व की व्याख्या। देखिए दोस्तों, लोह चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसमें जो परमाणु हैं या जो अणु हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, परमाणु या अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनके अंदर मौजूद होते हैं दोस्तों। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा समूह होता है जिनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित दिशा में होता है। हम ये जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु होता है वो परमाणुीय चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर वो हमने देखा था। लेकिन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं का एक छोटा सा समूह होगा, 1 मिलीमीटर क्षेत्रफल के अंदर मौजूद होगा, 10 की घात 11 की संख्या में परमाणु उसमें उपस्थित हो सकते हैं। तो उस समूह का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, जिसे हम डोमेन कहते हैं। एक अल्प क्षेत्र, देखिए हम डोमेन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, डोमेन होता क्या है उसको समझेंगे। एक अल्प क्षेत्र जिसका जो क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, में लगभग 10 की घात 11 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं जिनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित दिशा में होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा में होता है, डोमेन कहलाते हैं दोस्तों। एक बार देखो, इसको फिर से समझेंगे। जैसे ये आपके पास में कोई लोह चुंबकीय पदार्थ हैं और उस लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर छोटे छोटे क्षेत्र बन जाएंगे और उन क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, 10 की घात 11 की कोटि में परमाणु होंगे और उन सभी परमाणुओं का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक निश्चित दिशा में होता है।
तो उस क्षेत्र को हम डोमेन कहते हैं। देखो मैंने डोमेन को दिखाने का एक तरीका बताया है, एक गोला दिखाया है, वो एक डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें मौजूद जो परमाणुीय चुंबक हैं वो इन एरो की दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं दोस्तों। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम होता है। इस तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से डोमेनों को हम दिखा सकते हैं। अब लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो डोमेन है जिस तरीके से मैंने दिखाए हैं उस तरीके से मौजूद होते हैं दोस्तों। एक बार देखेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब इन लोह चुंबकीय पदार्थों पर नहीं लगाया जाता है, देखिए मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें डोमेन को दिखाने का एक दूसरा तरीका मैंने अपनाया है। यहां पर जैसे इस वाले हिस्से के अंदर जो डोमेन है वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वो मैंने एरो के निशान से दिखाई है। इस वाले हिस्से में जो डोमेन है उनके कारण से जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उनकी दिशा हमने इस तरफ दिखाई है। इस वाले भाग में जो डोमेन है उसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उनकी डायरेक्शन हमने एरो के निशान से दिखाई है। यहां पर देखिए दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 है, बी की वैल्यू दोस्तों 0 है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करता। जैसे हम लोहे को ही लें तो वो चुंबक नहीं होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सामान्य तरीके से व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करता है। लेकिन जब दोस्तों इसी पदार्थ के ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, यदि यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें दोस्तों, कि जब चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है तो किस तरीके से ये व्यवहार करता है। यहां पर हम निम्न चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है वो तो था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अब हम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में देख रहे हैं दोस्तों, तो निम्न चुंबकीय क्षेत्र अब लगा रहे हैं दोस्तों। जब निम्न चुंबकीय क्षेत्र किसी लोह चुंबकीय पदार्थ पर अप्लाई कर देंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में डोमेन संरेखित होने लगते हैं। इस तरीके से उनमें डोमेन संरेखित हो जाएंगे और जो पदार्थ है वो चुंबकित हो जाएगा दोस्तों। हालांकि जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है हमने वो अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, निम्न चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो मैटर है वो चुंबकित नहीं होता बट उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। और इस स्थिति में यदि इस निम्न चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो ये जो मैटर है वो वापस इसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जैसे ही निम्न चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। निम्न चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये वापस भी चुंबकित हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब निम्न चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय का मतलब इससे ये बदला, इससे हटा लेने पर वापस उसी रूप में आ जाता है मैटर। लेकिन जब हम परबल चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं और परबल चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में क्या होता है दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं। परबल चुंबकीय क्षेत्र में, परबल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर जो डोमेन है वो सारे के सारे एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे दोस्तों। सारे का सारा जो क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस दिशा में क्रिएट हो जाएगा। शक्तिशाली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और इस परबल चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी इसमें कुछ चुंबकीय गुण अवशेष रह जाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, अर्थात परबल चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर जो पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है, वो पूर्णतया विचुंबकित नहीं हो पाता है दोस्तों।
इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे लोहा चुंबकीय पदार्थों के गुणों की। तो लोहा चुंबकीय पदार्थों की गुणों की बात करेंगे, साथ में यहाँ पर हम क्यूरी वॉइस का नियम भी। दोस्तों अब हम लोहा चुंबकीय पदार्थों के गुण, लोहा चुंबकीय पदार्थों के गुणों की हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो पहला गुण देखिए कि ये लोहा चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे आप कि ये पदार्थ निम्न से उच्च तीव्रता, निम्न से उच्च तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। निम्न से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं दोस्तों। फिर इसको समझने के लिए मैं यहां पर दो मैग्नेट ले रहा हूं और उनके बीच में यदि हम इस तरीके से पात्र में कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ लिक्विड फॉर्म में पुट कर दे तो यहां पर एक पीक के रूप में आपको इस तरीके से लोहा चुंबकीय पदार्थ दिखाई पड़ेगा। लोहा चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में सिर्फ प्रबलता का ही डिफरेंस है और दोनों पदार्थों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होती है, केवल प्रबलता का फर्क है दोस्तों। यहाँ पर जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है ध्रुवों के पास में ज्यादा इकट्ठा होगा, क्योंकि यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर ज्यादा मात्रा में मौजूद रहता है दोस्तों। इसके साथ में यदि हम बात करें यहां पर कि लोहा चुंबकीय पदार्थों के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस मात्रा में, कितनी संख्या में गुजरती है, तो लोहा चुंबकीय पदार्थों के अंदर से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी संख्या निर्वात की तुलना में काफी ज्यादा होती है दोस्तों। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से मौजूद होती है। निर्वात की तुलना में लोहा चुंबकीय पदार्थों में अधिक संख्या में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। फिर उसके बाद में हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों। इनके लिए जो चुंबकीय पारगम्यता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसको हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कह रहे हैं, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक पारगम्यता जिसको हम म्यू से कह रहे हैं, उसका मान 1 से काफी ज्यादा होता है दोस्तों। इनके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो भी 1 से काफी ज्यादा होती है। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर करती है दोस्तों। काई एम की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी और काई एम का जो मान है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है दोस्तों। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर डिपेंड करता है। इसको समझाने के लिए क्यूरी तथा वाइस ने एक नियम दिया था जिसको हम क्यूरी वाइस नियम कहते हैं दोस्तों, जिसे क्यूरी वाइस नियम कहा जाता है। देखिए इस नियम को समझेंगे। इस नियम को समझने से पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्यूरी ताप क्या होता है। क्यूरी ताप को हम TC से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, क्यूरी ताप क्या है कि एक ऐसा ताप जिससे ऊपर पदार्थ लोह चुंबकीय से पदार्थ लोह चुंबकीय से अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करे, की भांति व्यवहार करें, क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप कहलाता है।
और क्यूरी ताप को हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार इसको समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाएंगे, ताप जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है उसमें जो डोमेन है वो नष्ट होते चले जाएंगे, अव्यवस्थित होते चले जाएंगे, और डोमेन अव्यवस्थित होने की वजह से जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलेगा। तो जिस ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलता है उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। तो यही हमने डेफिनेशन लिखी है, ऐसा ताप जिस पर पदार्थ लोहे चुंबकीय से अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाए क्यूरी ताप कहलाता है। इसको हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो क्यूरी वाइस का नियम है वो क्या है? क्यूरी वाइस का नियम लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए है। लोहे चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति वो परम ताप तथा क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों एक बार देखिए दोस्तों, ये जो काईएम है वो है लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, और इस लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान परम ताप तथा क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट करेंगे C, तो C काईएम बराबर C बट्टे में आगे T माइनस TC। ये जो C है इसको हम क्यूरी वाइस नियतांक कहते हैं। क्यूरी वाइस नियतांक इसको कहा जाता है। एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेंगे। इसमें ये जो T है वो परम ताप है, TC है वो क्यूरी ताप है। तो जो क्यूरी वाइस का नियम है वो लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को बताता है। वो हमें ये बताता है कि लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप तथा क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों यहां पर हमने क्यूरी ताप को परिभाषित किया है और कुछ पदार्थों के लिए क्यूरी ताप हम आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों जैसे हम लोहे की बात करें तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है वो 1043 केल्विन होता है। मैं एक टेबल बना रहा हूं यहां पर। इस टेबल के अंदर हम पदार्थ का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ उसमें लोहा चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, और इधर उनके लिए क्यूरी ताप है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोहे के लिए। तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है वो होता है 1043 केल्विन। कोबाल्ट की, तो जो कोबाल्ट है उसके लिए क्यूरी ताप का मान होता है 1394 केल्विन। फिर यदि हम बात करें निकल की, तो निकल के लिए क्यूरी ताप होता है 631 केल्विन। फिर गैडोलियम के लिए बात करें तो 314 केल्विन उसके लिए क्यूरी ताप होता है। तो दोस्तों ये काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है और इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी है, आप लोगों को समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने लोहे चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं, लोहे चुंबकत्व क्या होता है, इनके एग्जांपल्स देखें, प्रॉपर्टीज देखी, इसके साथ में क्यूरी वाइस नियम देखा, साथ में हमने क्यूरी ताप को भी यहां पर परिभाषित किया। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।